मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली तरह से आज फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि पश्च स्वर इनमें से कौन सा है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन दिए गए हैं अ, ई, उ और औ। देखिए इसमें जो पश्च स्वर हैं वो पश्च स्वर हैं आपके, ये आ भी है इसमें, और इसके अलावा ये है और ये है, औ और बड़ा आ, ये तीन जो है वो आपके पश्च स्वर होते हैं। इसके अलावा जो पश्च स्वर में होते हैं वो होते हैं आपका उ। तो जो पश्च स्वर के भाग हैं वो है आपके बड़ा आ है, ओ औ है और उ है, ये आपके पश्च स्वर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आता है अग्र स्वर। अब अग्र स्वर कौन से हैं इसको आप यहां पर देखेंगे कि वो होते हैं आपके ई और ए, आई। ये आपके अग्र स्वर होते हैं जो आगे से बोले जाते हैं। और ये जो आ है, ओ औ है, ये आपके जो है वो पश्च स्वर होते हैं, यानी जो पीछे से इनका उच्चारण किया जाता है। और जो मध्य से बोला जाता है वो होता है आपका मध्य स्वर, जो केवल छोटा आ है। छोटा आ केवल मध्य स्वर है। ए, ए, ये दोनों ही आपके अग्र स्वर हैं। बड़ा आ, ओ, उ और ओ औ ये आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसको प्रश्न को हम थोड़ा सा यहाँ पे बदल भी सकते हैं कि इनमें से पश्च स्वर कौन सा नहीं है। तो ये जो है आपका, ये आपका पश्च स्वर नहीं होता है, बाकी जो है ये तीन आपके पश्च स्वर होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं व्याकरण का। इसमें पूछ रहा है आदमी किस भाषा का शब्द है ना। तो ये आदमी जो है वो आपके जो विकल्प दिए गए हैं अरबी का है, फारसी का है, पुर्तगाली का है या जापानी का है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आदमी शब्द है वो आपका फारसी भाषा का लिया हुआ शब्द है। आदमी फारसी भाषा के अंतर्गत आने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा कि तेंदुआ किस प्रकार का शब्द है। इसमें आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प है तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है। तो इन विकल्पों के आधार पर आप देखेंगे कि जो आपका तेंदुआ शब्द है वो तेंदुआ शब्द आपका देशज शब्द है ना। और अगर आप इसको हटा दें तो आप देखेंगे कि ये तद्भव शब्द भी है। वैसे जो इसका सही आंसर है वो है देशज। इस प्रकार के प्रश्न देने का आपको एक ये हमारा उद्देश्य है कि आप एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों को हल कर सकें और उनके बारे में जान सकें। क्लियर है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि खटिया और डिबिया ये किस प्रकार के शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर देना है वो आंसर देना है आपको इन विकल्पों के आधार पर। वैसे खटिया और डिबिया जो है वो आपके देशज शब्द हैं,
लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प के आधार पर चुनना है। आप देखेंगे इसमें कि जो विकल्प है हमारे, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। उभयलिंग क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें कि जहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सम्मिलित रूप देखने को हमें मिले, या जो शब्द हमारे दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाएं, उन शब्दों को हम उभयलिंग कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो खटिया और डिबिया है वो हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि डिबिया बड़ी है, बड़ा हम नहीं कहते, डिबिया बड़ी है। ठीक उसी प्रकार से खटिया जो है उसके लिए हम कहते हैं खटिया बिछा दी है ना। तो कई शब्द ऐसे हैं जिनको आप वाक्य में प्रयोग करके भी उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो है वो आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 5वां प्रश्न है हमारा, यह जगह सूनी जान पड़ती है, में विशेष है। अब इसमें जो है वो आपको विशेष छांटना है, और विशेष क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। व्याकरण की दृष्टि से जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है वो हमारा विशेषण होता है। ठीक, और जब विशेषता की विशेषता बताई जाए, विशेषता की विशेषता जब बताई जाए तो वहां पर उस शब्द को हम, तो आप देखेंगे कि जब विशेषता की विशेषता जब बताई जाए, जैसे कि हम एक वाक्य लिखते हैं, बहुत मोटा आदमी, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि जो मोटा शब्द है वो हमारा विशेषण है, लेकिन ये जो बहुत शब्द लगा हुआ है, इस बहुत शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या है ये हमारा शब्द? बहुत। बहुत शब्द यहां पर क्या बन गया? प्रविशेषण, है ना। और जो विशेषण है वो है हमारा मोटा, और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? वो बताई जा रही है आदमी की। तो आदमी यहां पर क्या हो गया? विशेष, है ना। तो प्रश्न जो हमारा है वो है, यह जगह सूनी जान पड़ती है, में विशेष है, जगह सूनी जान पड़ती, है ना। तो इसके आधार पर जो अभी मैंने आपको विशेषण, प्रविशेषण और विशेष बताया, इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जगह, क्योंकि ये जगह जो है वो, ये शब्द जो है वो जगह की विशेषता बता रहा है। और इसके बाद जो सूनी, ये भी एक विशेषता है, और वो विशेषता जो है वो विशेष की है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि अधिकार का विशेषण क्या होगा। यहां पे अधिकार शब्द दिया है और इस अधिकार शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है। अगर आप देखें तो ये प्रश्न जो है कई तरीके से वर्तनी शुद्धिकरण के अंतर्गत भी आता है, इसलिए मैंने इनके विकल्पों को इस तरीके से रखा है: अधिकारिक, आधिकारिक, आधिकारक और अधिकार युक्त। अब इसमें से आपको ये बताना है कि जो अधिकार है उसका विशेषण क्या बनेगा। तो ये आधिकारिक नहीं बनेगा, ये गलत है। आधिकारिक आंसर जो है वो इसका सही है। अधिकार का जब हम विशेषण बनाएंगे तो वो हमारा आधिकारिक बनेगा।
अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और वो 7 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है दौड़ना, रोना, लजाना ये किस प्रकार की क्रिया है। विकल्प आपके दिए गए हैं, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जहां पर किसी से कोई कार्य करवाया जाए तो वहां पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हम कहें कि मोहन ने पत्र लिखवाया, तो जो लिखवाया है वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जहां पर जिस वाक्य में कर्म हो, है ना, तो वहां पर हमारा सकर्मक क्रिया होती है ना। और दूसरी तरह से जो सकर्मक क्रिया है उसमें आप कौन और किसका या किसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके भी सकर्मक क्रिया का आप पता लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इन तीनों शब्दों को वाक्य में अगर हम प्रयोग कर दें तो इनका हमें कौन, किसे या किससे इत्यादि के जब हम प्रश्न करते हैं तो इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सकर्मक क्रिया नहीं है। अब जब सकर्मक क्रिया नहीं है तो जो द्विकर्मक क्रिया है वो सकर्मक क्रिया का ही एक भाग है। जब सकर्मक क्रिया ही नहीं है तो द्विकर्मक क्रिया का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज, अब आपका एक प्रश्न विकल्प जो बचा है वो बचा है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में आपको देखना है कि जो क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, आप समझते हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या है, जिसको हम धातु कहते हैं, है ना। तो जो क्रिया का मूल रूप है वो हमारा हमेशा अकर्मक क्रिया होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दौड़ना, रोना, लजाना, है ना, और हंसाना, ये जो शब्द हैं वो हमेशा हमारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अकर्मक क्रिया। क्लियर है। अगला एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि जो क्रियाएं गतिशील हों वो क्रियाएं हमेशा अकर्मक क्रिया होती हैं। अब एक चीज आप यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे एक प्रश्न दे रहा हूं आपको और उसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। इसमें जैसे मैंने लिखा, और आप लोगों को ये सवाल जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है ना। तो इसमें वाक्य में आप ये देखेंगे कि जो उड़ शब्द है ये क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का ये मूल रूप है। और इस मूल रूप में दूसरी चीज जो आप देखेंगे वो है गतिशीलता। ये गतिशीलता जो है ये जहां पर जिस क्रिया में आपको मिल जाए तो वहां पर आप समझ लीजिए कि ये अकर्मक क्रिया का ही एक भाग है। अब देखिए यहां जो मैंने आपको प्रश्न दिया था वो दौड़ना जो है वो भी गतिशीलता में है, लगातार रोना, है ना, हंसना इत्यादि तरीके के जो शब्द हैं वो किसमें है, हमारे अकर्मक क्रिया में। दूसरा एक और उदाहरण आप यहां पे देख सकते हैं, मोहन
मोहन रो रहा है। अब इस वाक्य में आप देखेंगे कि जो रो शब्द है ये आपका क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है ये, है ना। तो जब ये क्रिया का मूल रूप है, दूसरा क्या है कि ये गति में है ना, लगातार रोता चला जा रहा है। तो इस वाक्य में भी आप देखेंगे कि यहां पर भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है। तो अगर इस वाक्य का हम इस प्रश्न का अगर उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से यौगिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए यहां पर जो क्रिया है उसके भी प्रकार उन्होंने दे दिए हैं ना, और यहां पूछ लिया है यौगिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। विकल्प में है उठना, बैठना, उठना बैठना, हंसना। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर करता चलूं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से है या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जब कोई क्रिया बनती है तो उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। ये मैंने यौगिक क्रिया जो है वो आपको डेफिनेशन दे दी है। अब आपको आंसर बताना है कि दो या दो से, याद रखिएगा मैंने दो या दो से अधिक की बात की है। तो यहां पर उठना में सिर्फ एक क्रिया है, बैठना में सिर्फ एक क्रिया है, हंसना में सिर्फ एक क्रिया है ना। है क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग या धातुओं में प्रत्यय लगने पर जो क्रिया बनती है उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। तो दो शब्द हमारे सिर्फ यहां पर मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उठना बैठना। क्लियर है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इसमें है का सरवर तई दो मयंकु चांद कलंक वह नी कलंकु में कौन सा अलंकार है। इसमें वो अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आपके विकल्प दिए गए हैं व्यतिरेक, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की पिछली वीडियो में हमने बहुत ही एक विस्तृत व्याख्या की थी, है ना, और जिसमें आपको बताया था कि जहां पर कोई भी वर्ण बार बार आए तो वहां पर यह अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए अनुप्रास अलंकार इसका विकल्प जो है वो कट जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आपको बताया था कि जहां पर कोई एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वैसे अगर देखें तो श्लेष का अर्थ जो होता है वो होता है चिपका हुआ, है ना। तो यहां पर आप जो पंक्ति में देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी वाक्य कोई भी शब्द ऐसा हो जिसके एक से अनेक अर्थ निकल रहे हों। तो यहां पर देखेंगे कि यह भी विकल्प हमारा। उसके बाद जो अगला विकल्प है हमारा वो है यमक। तो यमक अलंकार में हमने बताया था कि जहां पर कोई भी शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इन पंक्ति में आप देखेंगे कि कोई भी शब्द यहाँ पर हमारा रिपीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा यमक अलंकार भी नहीं होगा। अब बचा है आपका व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक अलंकार क्या है इसको थोड़ा सा आप समझ लें
कि जहां पर कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे कि वो कह रहा है का सरवर तुय देव मयंकु चांद कलंक वह निकलंकु। एक जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं तेरी तुलना किससे करूं, अगर मैं चांद से करूं तो उसमें भी क्या है, कलंक है ना, और तू क्या है, निकलंकु, तुझमें कोई कलंक नहीं है। तो चांद से तुलना करते हुए भी वो उसकी कमियां बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा आपका, इसका सही विकल्प वो होगा व्यतिरेक अलंकार ना। क्या है कि जहां पर कारण बताते हुए भी उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए, उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव का भाग नहीं है। सात्विक अनुभाव आप पढ़े होंगे, जो संचारी भाव है वही उसी के अंतर्गत अनुभाव की हम बात करते हैं, और इसमें वो कह रहे हैं कि इसका कौन सा भाग सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प दिए गए हैं, स्वेद है, रोमांच है, प्रलय है और सलय है। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो इसके भाग हैं वो भाग होते हैं हमारे, स्वेद होता है, रोमांच होता है, स्तंभ होता है, प्रलय होता है, स्वरभंग होता है, अश्रु होता है, वैवंड होता है और कंप होता है। ये सात्विक अनुभव के हमारे भाग होते हैं। लेकिन ये जो सलय है, ये सलय जो है हमारा, वो सात्विक अनुभव के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने व्याकरण के कई टॉपिक को पढ़ा और उनकी व्याख्या के रूप में हमने समझा। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।